इनर्शिया? क्या आपको सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है? रॉड का सेंटर से सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर। ये तो कुछ भी बोलो हिलवा आ रहा है, पता ही नहीं है। हाँ भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कौन? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर पढ़ चुके थे, पैरेलल सिस्टम में अपने पढ़ी, पैरेलल सिस्टम में अपने कुछ कंप्लीट है। आपकी 2-5 सवाल करके इसे खत्म करते हैं। आइए, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें अपने पैरेलल सिस्टम पढ़ी, जिसमें बताया था बराबर ICM प्लस MT स्क्वायर, I बराबर ICM प्लस MT स्क्वायर। अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं I बराबर ICM प्लस MT स्क्वायर में हमने देखा कि ICM कहां से पास होनी चाहिए? कहां से पास होनी चाहिए? सेंटर। D is the proper distance between the two axes. D is the proper distance between the two axes. कोई बुराई वाली बात नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर अपन बहुत देखें तो मैंने एक सवाल करा था, याद करें, एक रिंग वाला। कौन सा वाला? रिंग वाला। चलो 2 4 5 7 सवाल और करते हैं। आ जाइए। मैंने तुम्हें छल्ले में छल्ले वाला करा दिया ना, ये वाला करो देना। दो रॉड है, मतलब ऐसे अटैच कर दी गई एल शेप में, ml और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ml ये देखो ध्यान से, इस बेसिकली जैसे होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप दोनों रॉड का अलग-अलग निकाल के जोड़ सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं, बिकॉज़ इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चलिए भाई आ जाइए, ये ml ये ml, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 3। बहुत बढ़िया साहब, ml स्क्वायर बाय 3। इसका तो हो ही गया खत्म, इसका बचा क्या? इसका सेंटर के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12। क्या ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है? क्या ये दूरी निकाल सकते हैं? ये l है, ये l/2 है, ये है अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो इस रॉड का इसके अबाउट अगर ml स्क्वायर बाय 12 है तो इसके अबाउट शिफ्ट करने के लिए क्या ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m ये वाले का स्क्वायर। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, बस खिला खत्म। ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m 5l स्क्वायर बाय 4। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? अरे भाई साहब हाँ तो बोलो, कोई दिक्कत? सोच लो, एक तरीके से और कर सकते हैं पर ठीक है इसमें चल जाएगा। एक और तरीके से बताऊं? परमानेंट एक्सिस थ्योरम से भी कर सकते हो, बताता हूं कैसे। क्या इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो सिस्टम का? देख इसका 0, इसका ml स्क्वायर बाय 3, तो इस एक्सिस के अबाउट हो गया ml स्क्वायर बाय 3। इस एक्सिस के अबाउट इसका ml स्क्वायर बाय 3 और इसका ml स्क्वायर। यार तुम्हें नहीं आया कि नहीं आया? क्या इस एक्सिस और इस एक्सिस का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से यही बराबर होगा? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सभी 5ml स्क्वायर बाय 3 आ रहा होगा। अरे नहीं आया, कोई बुराई? सोच लो, गारंटीड। चलिए आइए और देखिए, सवाल कराता हूं। आइए एक और जामफल, सिंपल डिस्क के, होलोस्फीयर के, रिंग के तो मैंने करा दिए। रॉड अगर ये कराऊं क्या? एक मिनट सुनना, यहां से l/4 इस तरह कर सकते हो। रॉड के अंदर कोई भी पीएचडी कराई जाए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए रेक्टेंगुलर प्लेट पे पीएचडी करते हैं। मान लीजिए कि ऐसे आपकी रेक्टेंगुलर प्लेट है एक, ठीक? अब समझना, ये इसकी साइड A है और ये इसकी साइड B है। इधर देख, मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अगर इसका मास m है,
उनका? m square by 12, m square by 6, हाँ भाई चलो इधर देखो, इधर देख। मैं आपको ना पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर बता दूंगा कि देखिए तू कैसे समझ सकता था। जाहिर सी बात है, एक्स पे जाके dx का एलिमेंट ले, प्लेट है तो क्या ले, सिग्मा लेंडर हो और डबल रेस्पॉन्स आ रहा है, क्या ले, सिग्मा इक्वल्स टू m अपॉन ab। तो वैसे इसका dm मास जो भी आया आ गया, जो भी हमने आया, फिर dm मास लिख लो इसका। क्या dm मास लिखा गया m by इनटू के शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन का एरिया इज bdx। कितना? bdx। तो b ने b को मार दिया, कितना? और साला मैं तो सीनियर हूं, क्या कहते हो यार, है कि नहीं यार? dn equals to m by ab into bdx, m by ab into कोई बुराई? चलिए भाई, बहुत बढ़िया सा अभी हो गया। अब अगर अपन को ध्यान से देखें तो अपन को बोला जाए इस वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिखो, तो छोटा सा ध्यान देखो तो क्या एक रॉड बन गई जिसके हर मास की दूरी क्या x है, जिसके हर मास की दूरी x है। तो di लिखा गया, ध्यान से लिखा गया di equals to m by a dx, यानी कि dm into x स्क्वायर। बोलो लिमिट कहां से कहां तक? 0 से a। तो आंसर आया m a स्क्वायर बाई 3। क्या रॉड की याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? क्या रॉड का प्रूफ भी ऐसा ही था? ध्यान से देखो तो पूरा प्रोसीजर वही है, बस इस रॉड को चपटा कर दिया है और कोई खास बात नहीं है। इसे आंसर वैसे ही आता है m a स्क्वायर बाई 3। अगर इसको थोड़ा सिमिलर मानते हुए आप देखो तो कई सवालों के उत्तर आप डायरेक्ट दे पाओगे, उन्हें समझो। कई सवालों के उत्तर आप डायरेक्ट दे पाओगे। पहले तो क्या रॉड वाली फील आई कि नहीं आई? पहले तो अरे आ गई क्या, है ना? ध्यान समझना जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अब जो मैं आपसे आंसर बोलूं खुद बताओ, इस पे ट्रायंगुलर प्लेट पे बहुत पीएचडी करी जा सकती है। मैं आपसे बोलूं कि आपकी एक्सिस अगर ये है तो आपने अभी भी आंसर बताया कितना? अगर अपनी ये साइड अपन ए लेते हैं, अपन देख चुके हैं, अपन ए ले लेते हैं, ये अपन बी ले लेते हैं, बहुत बढ़िया सा। अगर अपन ध्यान दें तो इसके अबाउट अपना आंसर आया m a स्क्वायर बाई 3। अगर तुझे मेरी बात समझ में आई तो बता इसके अबाउट क्या होगा? m a स्क्वायर बाई, वाह वाह क्या बच्चे यार। और देख इसके अबाउट mb स्क्वायर बाई, कोई दिक्कत? सोच लो, पक्का? और देख अगर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसके अबाउट जल्दी सब लोग बोलो, बोलो बोलो। क्या m a स्क्वायर बाई 3 प्लस m b स्क्वायर बाई 3 कोई बुराई? इसके अबाउट बोलो, तुम लोग बोलोगे? हेलो हेलो बोलो। क्या ये वाली एक्सिस के अबाउट m स्क्वायर बाई 3? क्या इसके अबाउट m स्क्वायर बाई 12? तो m स्क्वायर बाई 3 प्लस m b स्क्वायर बाई 12। अरे भाई हाँ ना बोल। चलिए भाई इसके अबाउट m स्क्वायर बाई 12 प्लस m b स्क्वायर बाई 3। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इसके अबाउट m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12 नहीं आया। तो पूरी तो पीएचडी हो गई ट्रायंगुलर प्लेट पे, रेक्टेंगुलर प्लेट पे। यस सर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अपने को बात समझ में आनी चाहिए। जितनी भी एक्सरसाइज मुझे सब बता दें। यस सर।
बहुत सारी जगह जरूरत पड़ेगी, रेक्टेंगुलर प्लेट स्टैंडर्ड होती है, कई जगह हमारे काम में आते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट से स्क्वायर बन जाता है जो स्टैंडर्ड होता है। स्क्वायर तो और आसान है, क्यों? a इक्वल्स टू b, तो उसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ना, जो आपको याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपका स्क्वायर है, बाकी सब तो आप निकाल ही सकते हो, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ma²/6। ये कई जगह काम में आता है, याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। तुम्हें नहीं आया? नहीं भी याद रहे तो अपने को सब आता है, वो अलग बात है, बट रह जाए तो कोई बुराई नहीं। पता जो बोला चमका? यार मुझे लगाने तुम्हें आया? उतार मेरे लाल, मेरे पे क्या उतारे इसमें समझता है ना? कहाँ है m²/3, कहाँ है b²/3? अलग अलग कलर से बनाया मैंने, कोशिश करी कि आपको समझ में आए। तुम ध्यान से देखो, जैसे ट्रायंगुलर प्लेट में, रेक्टेंगुलर प्लेट में एक अच्छा सवाल आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। इसी रेक्टेंगुलर प्लेट में अगर मैं आपसे बोलूं कि ये A और ये B, और आपको बोला जाए कि आपकी जो एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो ये है, डायगोनल मास है। क्या दोनों डायगोनल पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? नहीं, रेक्टेंगल के डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते, स्क्वायर नहीं है ये, इसलिए सोच मत लेना वो जो तू सोच रहा है। मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। बोलो भाई, तुम्हें याद है अपने ट्रायंगल के बेस से पढ़ा था mh²/6, mh²/6, वहां से हो ध्यान दो, तो ऐसे काटो, तो ये एक ट्रायंगल है और अगर किसी भी एक ट्रायंगल का निकाल लो, किसी भी एक ट्रायंगल का, तो क्या दूसरे को डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे? कोई बुराई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहली बात पर mh²/6 में h पता होना चाहिए, फिर h इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, h इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान से देखो, तो ऐसे अगर आप ध्यान दो तो ये h है, for this triangle this is h, and which is not half of diagonal, which is not। अभी h कैसे निकालें? ध्यान से, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये जो ट्राइंगल है इसका बेस ये √a² प्लस, बोलो है कि नहीं? √b² है, ठीक। इस ट्राइंगल का एरिया अगर लिखा जाए तो लिखना चाहिए हाफ ऑफ बेस, हाफ ऑफ हाइट इनटू बेस, बेस इज व्हाट? √a² प्लस b²। ऐसे दो ट्राइंगल का एरिया ही क्या एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, दैट इज AB, दैट इज। तुझे मेरी बात समझ भाई? हाफ ऑफ h इंटू √a² प्लस b², ये तरह तो समझ आया? ट्राइंगल का एरिया लिखा हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 2 इंटू, यहां से क्या निकल आया? h। क्या निकल आया? जब h निकल आया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? mh²/6। पर अगर मैं पूरा मास m ले रहा हूं तो आधे ट्रायंगल का मास क्या m/2? अरे कितना? तो देख मैं क्या लिखूंगा, m/2 h²/6 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्यों? तो आंसर आया mh²/6 और h हो रहा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ अरे आया कि नहीं आया? दैट इज द आंसर। अगर पहले नहीं करा हुआ है तो अच्छा सवाल है, खराब सवाल नहीं है वो, बढ़िया सवाल है। मतलब सोच, अगर स्क्वायर होता तो क्या बहुत आसान होता? क्यों? क्या स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर होता है? अगर परपेंडिकुलर होते तो क्या डायरेक्ट आंसर आ गया ma²/12। यार तुम्हें नहीं आया, क्यों ma²/12? क्या डायगोनल होते स्क्वायर परपेंडिकुलर होते हैं? तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने में कोई बुराई नहीं, पर जितनी आसानी से स्क्वायर में आ जाता है उतनी आसानी से रेक्टेंगल में मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे प्राण पखेरु, सोच लो उधर। सपोज ये स्क्वायर है, सपोज ये स्क्वायर है जिसका मास m है, जिसका मास m है और साइड कितनी है? a, और ये स्क्वायर है, ठीक भाई साहब।
हमें एक एक्सिस बोली गई ऐसे, देखिए जो यहां से 15 डिग्री एंगल बना रही है। कितने डिग्री? 15 डिग्री। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ध्यान समझे सवाल कैसे करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। किससे? अब खास बात यह है कि इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, तो एक एक्सिस वो लो जो सेंटर से पास करे पर इसी के पैरेलल लो। इसी के पैरेलल होने का मतलब लाइक दिस। ये डायगोनल है क्या? ये डायगोनल अरे पैरेलल तो है। अगर इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता पड़ जाए क्या काम बन जाए? तब भी अकल तो लगानी पड़ेगी, बट कम से कम ये तो निकाले पहले। इसको देख, मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर है, अगर मैं आपसे बोलूं कि स्क्वायर के इस वाली एक्सिस से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? आवाज नहीं आई। m²/6। ये वही एक्सिस, ये वाली एक एक्सिस लो, एक इसके परपेंडिकुलर। इन दोनों में क्या अंतर है? इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसके अबाउट तो I प्लस आई, क्योंकि 90 डिग्री पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा, तो क्या I प्लस आई इक्वल्स टू ma²/6? तो I इक्वल्स टू ma²/12। भले डायगोनली बट फिर भी ये लग रहा है, क्योंकि स्क्वायर बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो दोनों एक्सिस भी बिल्कुल सिमेट्रिक। क्या बेकार रेस्पॉन्स है यार, दोनों एक्सिस बिल्कुल सिमेट्रिक। तो I इक्वल्स टू ma²/6 मतलब 12, ma²/12। अभी ma²/12 आ गया। अब सिंपल सी बात है, आपको परपेंडिकुलर दूरी निकालनी आनी। तो परपेंडिकुलर दूरी इज डायगोनल, परपेंडिकुलर दूरी डायगोनल, परपेंडिकुलर दूरी कुछ ही है। अब डायग्राम को ध्यान से देखना, ये बोलो चमका, ये डायगोनल का आधा है, दैट इज a/। अच्छा ध्यान देखना, ये कितना है? अच्छा ये टोटल कितना है? 15 + 45 60। तो ये कितना बचा? 30। इस ट्रायंगल में ये कितना है? तो क्या ये हुआ a/√2 cos 30? बेकार रेस्पॉन्स। a/√2 नहीं आया, ये हुआ a/√2 cos 30। a/√2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? तो वैसे √3 a/2√2 इज द d डिस्टेंस, इज द क्या ICOM पता है? ma²/12। तो ये लिखा जाएगा ma²/12 प्लस m 3a²/8। अब 2√2 का होल स्क्वायर 8 हुआ ना, कभी तो हाँ ना बोलो। तुम्हें मेरी बात समझ? ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। इच्छा ही नहीं हो रही इसे मिटाने की। हाँ भाई, हो गया क्या? नो सर। हो गया क्या? यस सर। थोड़ी सी पीएचडी करते हैं आप, ट्रायंगुलर प्लेट। आओ एक और बात समझो, देख ध्यान से। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस ली जो मैंने कहां से पास करी? ये तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत बेकार है। कहां से पास करी? क्या ये डायगोनल है? ये डायगोनल पर ये बात समझ में आई कि अगर ये निकल आएगा तो शायद मैं इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा। चलिए, तो मैंने ऐसे देखा कि ये एक्सिस है बेसिकली वो। मेरे को स्क्वायर के इस वाले के अमाउंट पता होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/6। कितना पता होता है? ma²/6।
ये एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस लो ऐसे, तो दिखाई दे रहा है ये और ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो फिर i प्लस आई इक्वल टू एम स्क्वायर बाई 6, यानी कि i इक्वल टू एम स्क्वायर बाई 12। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद एम स्क्वायर बाई 12। नाउ सेकंड जो बात हमें समझ में आती है, जो पहला एक्सप्रेशन कहती है, वो कहती है कि i बराबर ICM, ICM इज नोन टू अस, प्लस mt स्क्वायर बाय d द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। इन दोनों के बीच की पैरेलल एक्सिस का मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से जो डायगोनल नहीं है, जो डायगोनल, क्योंकि 45 डिग्री नहीं 15 डिग्री है, वो कितना है यार, नहीं आया, तो वैसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, खूब अच्छा। अब ध्यान देखो ये एंगल कितना, डायगोनल का ये कितना, क्या आधा डायगोनल इज a by √2, अगर √2 होता है ना, तो आधा डायगोनल कितना हुआ a by √2, तो ये 45 ये 15, टोटल होना चाहिए 90, ये टोटल कितना होना चाहिए, तो ये कितना बचा 30। इस ट्रायंगल को देखो, तो ये है हाइपोटेन्यूज जो है a by √2, कितना है, तो ये कितना हुआ बेस a by √2 cos 30, क्या यही मेरा d है, यही मेरा, अब लिख दिया ये d, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ दिस प्लस md स्क्वायर, दिस प्लस, एक बार और, एक बार और सोच लो, आइए और देख, और देख, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, आइए ऐसे एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ऐसे समझो आप, है ना, इस ट्रायंगुलर प्लेट की ये साइड कितनी है a, और ये भी कितनी है a, बोलो क्लियर है, ये a और a, बहुत सुंदर। इधर देख, मास वास m है, इसके अबाउट बताओ, एम ए स्क्वायर बाई 3 कैसे करा, दो तरीके से इसको कर सकते हैं, सुने पहले ध्यान से, एक बेसिक से, तुम अगर बहुत ध्यान से देखो, चलो मैं आपको पहले एक स्क्वायर वाला तरीका बताता हूं, कैसे ऐसे स्क्वायर बना सकते हैं। क्या एक स्क्वायर ऐसे 4 ट्रायंगल का कंप्लीट, ऐसे 4 ट्रायंगल का कंप्लीट, इसका मास m, तो इसका m, इसका m कितना टोटल, साइड कितनी होगी स्क्वायर की √2a, कितनी हो गई, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का, इसके अबाउट होता है ma स्क्वायर बाई 6, ma स्क्वायर बाई 6, मास ऑफ द स्क्वायर हो गया 4m, a हो गया √2a का होल स्क्वायर बाई 6, नहीं आया, मुझे स्क्वायर का चाहिए रेक्टेंगल का, सॉरी ट्रायंगल का, तो इस एक्सिस के अबाउट ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, क्या बिल्कुल सेम है, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, उतना इसका होगा, उतना इसका होगा, क्या दिस शुड बी इक्वल टू 4i, यानी कि इनटू 1/4। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, आंसर आया ma स्क्वायर बाई 3, अरे कितना आया, कितना आया, 1 मेथड। सेकंड जो आपने सोचा, याद कर मैंने आपको बोला था ट्रायंगल का जो
ध्यान से देखो, जो मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल, याद है जब मैं ट्राइंगल प्रूव करा था mh²/6, तो मैंने स्पेशली ध्यान रखा था कि मैंने दिखाया था कि ट्राइंगल सिमेट्रिक नहीं है। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया हो, पर मैंने ऐसे ही बनाया था। मैंने बताया था कि ये ट्राइंगल सिमेट्रिक हो, ये जरूरी नहीं है, बस ये हाइट पता होनी, तो बेस के अबाउट कितना होता है। अब तुम देखो ये ट्राइंगल है, तो इसके अबाउट अगर लो तो हाइट क्या हुई? सवाल क्या है यार, क्या हुई? ऐसी बात है। तो इसके अबाउट कितना हो गया? mh²/6। इसके अबाउट भी mh²/6। अरे क्या इन दोनों का समीशन है ये? मुझे लगा ही तुम्हें आया। mh²/6 प्लस mh²/6 mh²/3 mh²/3। कौन सा स्क्वायर को? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको, इसका डाउट सुनना सही है क्योंकि ये बहुत बच्चों को आता है, पर ये गलत है। अगर आप ऐसे स्क्वायर कंप्लीट करो और इसके अबाउट लिख लो और आधा कर दो, गलत है। ध्यान से सुनना क्यों। इसके लिए ये ट्राइंगल, इसके लिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, इसलिए आधा नहीं कर सकता। इसने क्या करा? सर ऐसे स्क्वायर बनाओ, सर इसके अबाउट निकालो और आधा कर दो। आधा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस के लिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बराबर दूरियों पे अलग अलग है। तो सेंटर निकाल के कैसे सेट करेगा? फिर ट्राइंगल से कैसे लाएगा? वो इस वाले ट्राइंगल का ये सेंटर वहां से क्या? सेंटर वहां से क्या है? नहीं है ना? इसलिए आप इसको ऐसे आधा शिफ्ट नहीं कर सकते। या तो जैसे स्क्वायर पूरा बनाया, इस स्क्वायर के लिए देखो चारों ट्राइंगल बराबर है कि नहीं? इसके लिए हैं, पर इस स्क्वायर के लिए, इस एक्सिस के लिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बराबर नहीं है, इसलिए उसे लगा नहीं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस से लगा लो mh²/6 और mh²/6। तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ। तो देख 3 सवाल तो इसमें हो गए। देख और अगर ये एक्सेस हो तो सब लोग बोलो mh²/12। जल्दी बोलो सब लोग। mh²/12 कैसे करा? अब वो वाली टेक्निक लगा सकते हैं जो इसने बोली थी, ऐसे स्क्वायर बना लो। क्या इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए एक्सिस बिल्कुल सिमेट्रिक है? ट्राइंगल डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mh²/12। पर अगर ये टोटल मास, इसका मास m है तो इसका मास 2m है, तो लिखा जाएगा 2m a²/12। पर मुझे आधा ही चाहिए तो 1/2। तुम्हें मेरी बात समझ? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। क्या सबको समझ आया? इसको एक और तरीके से कर सकते हो। कैसे? क्या mh²/6 डायरेक्टली परपेंडिकुलर है? नहीं आया? क्या ये h निकाल सकते हो? अरे ये तो ये 45 डिग्री है ना, तो ये हो गया a/√2। अरे कितना हो गया? तो mh²/6 में h लिखोगे a/√2, तो देख अपने आप आंसर आ रहा है mh²/12। तुम्हें दूर दूर तक समझ आया नहीं आया? और देख उसको मारा, mh²/, क्या बात कर रहे हो यार? mh²/, सोच लो, गारंटीड, सोच लो। आइए
बोलूं कि समझ आ गया? कि डायरेक्ट वापस वैसे ही कर सकते हैं? कोई कष्ट वाली बात? अगर ट्रायंगुलर प्लेट पे पीएचडी कराई जाएगी क्या आप लोग कर सकते हो? और भी बहुत सवाल हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, बहुत सारे रहते हैं। बाकी तो प्रैक्टिस से आता है बहुत सारा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आता जाता है। और देखिए एक आध अच्छा सवाल सिलेंडर पे कराओ क्या? एक बार है वो शीट भी रहने, क्या मतलब शीट में है वैसे सवाल। आ जाओ, एक फॉर्मेट और है वो बताया था, बाकी आपको समझ में आ गया? 10-15-20 सवाल मैंने करा दिए। अरे हाँ ना तो बोलो, कितने भी हो सकते हैं। आपको बेसिकली सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने और थ्योरम अप्लाई करनी आनी, सवाल कुछ भी आ सकता है मतलब। तो इसलिए जितना मैंने कराया क्लास में वो शीट वीट कर लो, उतना मोर देन सफिशिएंट है। बाकी जो सवाल आएगा फिर उस पर देखा जाएगा कि वो कैसे अप्लाई करना है। दिमाग चलना चाहिए, आपको दोनों थ्योरम क्वेश्चन क्लियर होनी चाहिए और स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने चाहिए, है ना? ये बात अपन ध्यान रखें। खैर, और जैसे इसमें फॉर्मेट होती है कैविटी वाली, कौन सी कैविटी वाली प्रॉब्लम करेंगे सर सीएम में? जो ऐसी कुछ बात है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कुछ ऐसी खास नहीं है, कैविटी वाली प्रॉब्लम सब जगह आएंगी। मान लीजिए इसमें आपको बोलूं, हालांकि इसको तो वैसे भी कर सकते हो। मान लो एक डिस्क है, क्या है? मान लो मैं बोलूं डिस्क है, ध्यान सुनना। इसका इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, इसके अबाउट कैसे निकालोगे? तो एक तरीका ये है कि अपने x पे जाके dx का एलिमेंट है, x पे जाके dx का, ध्यान सुनना प्लीज। मान लो इसका मास m है, मैं तुम्हें दो तरीके बताता हूँ और समझ ले कि क्या लॉजिक है बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कि मान लीजिए डिस्क है आपकी, इसका r1 और r2 अंदर खाली r1 तक कुछ भी नहीं है, r2 तक जा रहे हैं तो कुछ है। तो आप बेसिकली एक तरीका तो ये है कि आप x पे जाके dx की रिंग मानो, जो प्रोसीजर अपने पूरा डिस्क के लिए अपनाया था। x पे जाके dx की क्या मानो? रिंग। और फिर इंटीग्रेट कहां से कहां तक करो तो आंसर आ जाएगा, कोई बुराई नहीं। दैट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन, दैट इन्वॉल्व्स देयर इज अनदर मेथड इन व्हिच व्हाट यू कैन डू, यू कैन अज्यूम कि मान लो आपने इसमें माना कि अगर अपन ध्यान देंगे डिस्क के तो अपन सिग्मा मान लें, क्या मान लें? तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है? m/π r2² माइनस r1²। इसको बिल्कुल एंड में रखिए, अभी ऐसा समझ लिया आपको सिग्मा पता है। तो अब ऐसा मान लो जो खाली जगह है, जो खाली जगह है वहां पे 0 है सिग्मा, वहां पे सिग्मा कितना है? 0। तो मान लो कि 0 को लिखा सिग्मा माइनस सिग्मा, मतलब ऐसा मान लो एक डिस्क है जिसपे तो प्लस सिग्मा है और एक और डिस्क है जिसपे हालांकि माइनस सिग्मा नामक कोई चीज होती नेगेटिव मास के मामले में हम नहीं जानते, नेगेटिव मास होता तो शायद हम ऊपर उड़ रहे होते। अरे mg ऊपर लगता ना, असल हवा में टंग जाते, छोड़ दे, समझ नहीं आया। तो हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक डायग्राम में बहुत ढंग से फील आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? तो खैर, तो सिग्मा और माइनस सिग्मा, तो फिर क्या करते हैं? जब आपने सिग्मा ले लिया, इसको दो तरीके से, एक बार सिग्मा हो गया तो क्या पूरी डिस्क बन गई? क्या बन गई? तो दिस सिस्टम इज लाइक अ कंप्लीट डिस्क ऑफ r2 रेडियस, कितना? और एक छोटी डिस्क ऑफ r1 डिस्क ऑफ माइनस सिग्मा। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर पूरी डिस्क लो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिग्मा इनटू पाई r2² यानी कि m। अरे कभी तो हाँ ना बोल। सिग्मा इनटू पाई r2² नहीं आया, m r2² बाई 2। और सिग्मा की वैल्यू ये रखोगे, और सिग्मा की वैल्यू ऐसे ही अगर इसके अबाउट लिखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे माइनस सिग्मा इनटू पाई r1² इनटू r1² बाई 2। माइनस क्यों बोलो चमका? अभी दोनों जोड़ दो तो आंसर आ गया। इन दोनों को जोड़ दो तो मुझे लगा तुम्हें आया नहीं आया। तो बेसिकली कोई भी कैविटी वाली जगह हो, कैविटी क्या होती है जनरली, या ऐसी खाली जगह जो लगभग चारों तरफ से बंद हो, मतलब कैविटी ना खाली जगह आप ऐसे समझो। तो खाली जगह वाले सवालों को ऐसे करा, एक आध और बताता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। उतार लो कैविटी प्रॉब्लम्स। कैविटी प्रॉब्लम चाहो तो हेडिंग डाल लो, एक सब चैप्टर में आएगा जैसे कैविटी वाली बात, सेंटर ऑफ मास में, रोटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में। नहीं मैं नहीं बीच में कौन सा टाइम मिला जब बीच में 3 पत्ती पहले सवाल भूल गया तुम्हारे चक्कर में आया। मान लो आपको बोल दिया है कि एक स्क्वायर प्लेट है, क्या है? ऑफ साइड 4 है,
ऑफ साइड, सपोज वी हैव a square plate of side 4a and there is a hole at a distance 4a लिया ना मैंने, नहीं 8a ले लो, at a distance 2a there is a hole of a radius. बोलो क्लियर? नहीं आया? अब मैं आपसे बोलूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस सिस्टम का इस एक्सिस के मोमेंट। हाँ 2a दूरी पे, ये सेंटर से सेंटर तो इनका है, तो और सिग्मा ले लो तुम, तो चलो सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर। सही तो बनाया ना? हाँ करना वही है क्या? दिस इज इक्विवेलेंट टू अ स्क्वायर, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma स्क्वायर बाई 6, तो m हो गया सिग्मा इनटू 8a का होल स्क्वायर, ma स्क्वायर यानी कि 8a का होल स्क्वायर बाई 6। एक टर्म तो ये आ गई, दूसरा इसके अबाउट निकालना है जिसमें यहाँ पे माइनस सिग्मा है, क्या है? तो इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ माइनस सिग्मा इनटू पाई a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ करेंगे तो प्लस लिखेंगे ना, डायरेक्ट यहाँ का लिख लेता हूँ, प्लस माइनस सिग्मा पाई a स्क्वायर इनटू 2a का होल स्क्वायर, बस ये दोनों जोड़ लो तो तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या करा? अरे एक डेसिमल गई माइनस मास की और एक पूरा स्क्वायर, स्क्वायर का पता है कि नहीं बताया? और क्या डिस्का उसके अबाउट निकाल सकते हैं यार? कर लो। ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, मतलब तुम बोलो तो मैं एक आध और करा दूं, है ये टाइम पास? बोलो तो करूं टाइम पास, बोलो तो आगे बढ़ूं। तुम्हारी शक्ल देख के तो मुझे लग नहीं रहा, तो क्या फायदा? दो चार और भी करा दोगे तो भी स्थिति तो यही बनी रहेगी। इससे बढ़िया कम से कम आगे चलते हैं, शायद कुछ समझ आ जाए, है ना? हमेशा बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हो ना तुम लोग। आता तो तुम्हें पहले से सब कुछ है, तो मेरे सम्मान की वजह से आते हो ना तुम लोग, ताकि मेरा रिवीजन होता रहे और मैं भूलूं। हाँ उतार लिया गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म। बाकी बहुत कुछ है, सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, आपको शीटों में मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रहेंगे? क्या थ्योरम याद रहेगी? बाकी आपने कितनी प्रैक्टिस करी उस बात पर डिपेंड करेगा कि आपसे सवाल होगा या नहीं। कोई बहुत टफ सवाल नहीं आने वाला, पक्का जितना मैंने बोला उतना कर लोगे आपसे सवाल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर जेई में आता है तो। और आ चुका है कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सवाल, इसमें खास बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, चर्चा ऑन टॉर्क। रेडियस ऑफ जायरेशन एक सवाल है 15वां एचसी वर्मा में, तब बताऊंगा। मुझे पता है क्या क्या पढ़ाना, बताया मत कर। देख एचसी वर्मा खोल 15वां सवाल, सारे बच्चे पूछेंगे तब बताऊंगा रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। और देख 15वां नंबर होगा, देख ये देख क्या कह रहा था? चर्चा ऑन टॉर्क, चर्चा ऑन टॉर्क। देख बेसिकली ये देख चर्चा ऑन टॉर्क, सिंपल सी। अब आज की कहानी में कोई रॉकेट साइंस की। फोर्स जानते हो सब लोग? किसी बॉडी में फोर्स लगाओ तो वो चलती है, क्या घूम भी सकती है? अभी तक हमने उसे चलने वाले इफेक्ट को देखा है, घूमने वाले इफेक्ट को? सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपका दरवाजा है, ये आपका दरवाजा है। लॉजिकली सुनना पहले कि मान लो मैं उंगली से फोर्स लगाऊं ऐसे, क्या परपेंडिकुलर टू द दरवाजा? घूमा कि नहीं घूमा? बहुत आसानी से घूम गया, कोई दिक्कत नहीं। वही मेरी उंगली फोर्स भी उतना ही, वही मैं थोड़ा फोर्स लगाऊं यहाँ, उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ, घूम रहा है क्या? उतनी रफ्तार से, कम से और पास ले जाऊं उधर, इधर से समझाता हूँ तुमको। ये उंगली लगाई, ऐसे फोर्स लगाया,
बहुत आसानी से घूम रहा है। बोलो क्लियर? वही उंगली उतना ही फोर्स, वही डायरेक्शन। बहुत फोर्स तब भी वो ढंग से हिला, फोर्स उतना ही, फोर्स उतना ज्यादा लगा लिया तो भी वो हिला। तो फोर्स कहां लगा? क्या ये बात पे फर्क पड़ता है कि कितनी रफ्तार से घूमोगे? तो फोर्स के चलाने का इफेक्ट अलग है। तो आप F बराबर ma से पढ़ चुके हैं, पर फोर्स कितना घुमाएगा, घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो बेसिकली टॉर्क इज व्हाट? टॉर्क इज घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज which depends on the magnitude of force, position of the force, and the angle between force and r. नहीं आया। ये क्या बात हुई बताता हूँ, ध्यान सुनना। वही फोर्स ऐसे लगाया तो चल गया, यहाँ लगाया है तो नहीं चला, मतलब क्या पोजीशन पे डिपेंड करता है? वही फोर्स ऐसे लगाओ, पोजीशन वही, मान लो अपन यहाँ लगाए, उतना ही फोर्स घूम नहीं घूमेगा। We have changed the angle between R and F. You have changed the angle between ऐसे की बजाय थोड़ा ऐसे करो, घूमेगा, और करो, और घूमेगा। So the घुमाओ इफेक्ट, what is torque? Torque is घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क अगर अपन बेसिक फील और डेफिनेशन बात करें तो टॉर्क इज घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स which depends on magnitude of force, point of application of force, and क्या एंगल बिटवीन R and F? एंगल बिटवीन, मुझे लगा तो मैं लिख डाल अपनी भाषा में, फिर आगे फॉर्मूले पढ़ते, काम की बात पे चलते, फालतू टाइम पास नहीं करते बिल्कुल। देख ले, टॉर्क इज नथिंग बट घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज नथिंग बट घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स which depends on magnitude of force, magnitude of force, point of application of force, point of application force, angle between R and F, angle between, अब छोटी छोटी बात करते हैं। What is R? R is a position vector of point of application of force about the point about which we have to calculate the torque. अरे भाई साहब, about which we have to calculate the torque, नहीं आया। जब आप R वेक्टर की बात करते हो, R वेक्टर is what? R वेक्टर is position vector of point of application of force about the point about which you have to calculate torque. Can torque depends on the point about which we have to calculate? अरे yes or no? Yes sir. Yes or no? Yes sir. ये वैसी बात है कि याद करो जब मैं अपनी बिल्कुल सर्कुलर शुरुआत करी थी तो मैंने बोला था मैं अपने घर से निकला, मेरी बीवी मुझे सीधी देख रही है, उसके लिए मेरी कोई ओमेगा नहीं है, पर कोई और भी है जो मुझे देख रही है यार, कोई और भी है जो मुझे देख रहा है, तो उसके लिए ओमेगा थी, तो उसके लिए अल्फा भी था, तो उसके लिए टॉर्क भी। अरे हाँ ना बोले यार, क्या वो वहां की बात, तो अपन इस बात को समझेंगे, टॉर्क डिपेंड्स ऑन पॉइंट अबाउट विच इट इज कैलकुलेटेड, अबाउट विच इट इज, जैसे अबाउट इसके अबाउट टॉर्क आपको निकालना है, मान लो ए पॉइंट है, तो आप यहाँ पे टॉर्क क्या लिखोगे? टॉर्क अबाउट ए लिखोगे, आर क्रॉस एफ, ज्यादा पे करूंगा समझ आता है, याद रखना है बेसिकली वही, आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर पे डिपेंड करता है, एफ पे डिपेंड करता है, अरे भाई हाँ ना बोल, और उनके बीच का एंगल पे डिपेंड करता है। तो टॉर्क अबाउट ए इज आर क्रॉस एफ, फिर ऐसे समझ में आना चाहिए आपको कि बस दो बार लिख लेना कि आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स अबाउट द पॉइंट अबाउट व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क। समझ नहीं आया? एंड सेकंड बात ये ध्यान रखना कि भाई साहब जो अपना टॉर्क है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस पॉइंट के अबाउट उसे निकाला। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ये उतार फिर सवाल कराता हूं बेसिक से जो तुम्हें आने चाहिए। आइए, टॉर्क अबाउट ए इज आर क्रॉस एफ, इज आर क्रॉस एफ। चलिए है, अब सिंपल सी बात अपन बात करेंगे। पहली बात, टॉर्क पढ़ने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आनी चाहिए, जो पूछ रहा हूं बताना। थोड़ी देर टॉर्क रुक जा, मान लो कोई भी सी वेक्टर है, एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट एक तो यहां बहुत काम आएगा क्योंकि टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ,
L बराबर एम आर क्रॉस बी। अरे भाई हाँ बोल, दो मेजर फॉर्मूले तो इसमें आने वाले ही हैं, मुझे लगा तुम्हें आया। और ये बहुत सारा अपने जैसे मैग्नेटिज्म उसमें तो बहुत सारी चीजें आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा P क्रॉस E, उधर आएगा M क्रॉस B, IL क्रॉस B, V क्रॉस B डॉट DL, V नॉट I क्रॉस R DL by 4 pi I DL D mod of R क्यूब, mod of R वेक्टर का क्यूब बाय शेवर्ट लॉ। कौन सा लॉ? सब जगह अपने क्या आएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैग्नेटिज्म तो पूरा क्रॉस प्रोडक्ट से भरा हुआ है, डायरेक्शन आपको आनी चाहिए। टॉर्क वेक्टर है स्केलर है? वेक्टर स्केलर। और बेसिक बातें आज के लेक्चर में खत्म कर लेते हैं। टॉर्क वेक्टर है, ध्यान से देखो तो इसकी यूनिट क्या हुई? इसकी यूनिट कितनी? न्यूटन। तो जैसी यूनिट हुई न्यूटन मीटर। अरे कितनी हुई? और आपको डायरेक्शन लिखनी आनी। अगर मैं आपसे बोलूं A क्रॉस C इक्वल्स टू A क्रॉस B, तो बताओ अगर A ऐसे है और B ऐसे है तो बताओ A क्रॉस B किधर होगा? Curl the fingers of your right hand from A to B, the direction of from the new direction of torque. अंदर बोल। किधर? सब लोग हाथ चलाएंगे, बोल किधर? सोच लो। मान लो A वेक्टर ऐसे, ध्यान देखो, मान लो कि A वेक्टर ऐसे है और मान लो कि B वेक्टर ऐसे है बाहर, बताओ C वेक्टर किधर होगा? हाथ चलाओ, घूसा मार देना है मैंने, नहीं तो हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, जल्दी बोलो। A क्रॉस B करो, जल्दी बोलो। A क्रॉस B। यार तुम्हें नहीं आया? A की तरफ हाथ रखते हैं, B की तरफ घुमाते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। तो A क्रॉस B अगर आज नहीं आए तो घर जाके प्रैक्टिस करना, 2-4 सवाल कराता हूँ, इनके बिना फिजिक्स होना पॉसिबल नहीं है। और ये मैं मान के चलूंगा कि आपको आता है, इसलिए अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हाथ चलना आना ऐसे नहीं। खतों की तरफ बच्चा ऐसे A की तरफ हाथ रख देता है, फिर कहता है B की तरफ कैसे घुमाऊं, उंगली तोड़ लेता। नहीं घूम रहा है तो कल नहीं घूम रहा, नहीं घूम रहा है। अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसकी डायरेक्शन किधर है? किधर है? कोई बुराई वाली बात नहीं। देखा तो डालो फटाफट। A वेक्टर अंदर, B वेक्टर इधर। हाथ घुमाओ, हाथ घुमाओ, हाथ घुमाओ, चलो बोलो। A क्रॉस B। नहीं आया? आया कि नहीं आया? कोई बुराई? सोच लो। A वेक्टर बाहर, B वेक्टर इधर। हाथ चलाओ, सो मत। चलो भाई, हाथ टूट गया सर। तो बेटा इंसानों के लिए रूल बनाया ना बेटा, हाँ बोलो। A B तुम्हारी तरफ बैठ के ऐसे कैसे करने? नहीं आया? आया कि नहीं आया? सोच लो। C वेक्टर। कौन सा वेक्टर? आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। मुझे लगा तुम्हें आया। और कराऊं? बहुत बढ़िया खेल चल रहा है, डांस के नए नए स्टेप आ रहे हैं। हाथ चलाइए, हाथ चलाइए, हाथ चलाइए। A क्रॉस B। अरे हाँ ना बोल। जो आनंद फिजिक्स में है वो किसी सब्जेक्ट में नहीं है। बाकी तो सब बेईमान है, साला सब्जेक्ट तो ये है। अरे हाँ ना बोलो यार। कर लोगे क्या? ये डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। भाई साहब इसके बिना काम नहीं चलेगा पूरी फिजिक्स में, इसलिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। अभी टॉर्क डायरेक्शन निकाल पाओगे तो सवाल नहीं कर पाओगे, पक्का है, फिक्स्ड एकदम। फिर जो बोला चमका, उतार ले उसको, उतार ले उसको और लिख लो। अगर वीक लगे तो और प्रैक्टिस बनाओ, खुद ही बनाओ सवाल, खुद ही खेलो। ये पास वाले से बोल मुझे R क्रॉस F, R क्रॉस F की बात करें, ध्यान से तो इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो एंगल थीटा, ये एंगल समझ लो ठीक, मैंने ही बोला ठीक, तो एंगल थीटा। अच्छा भी बहुत बढ़िया सर, एंगल थीटा। अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें तो जाहिर सी बात है कि टॉर्क, जैसे इस पर्टिकुलर सवाल में बोलो टॉर्क की डायरेक्शन किधर है?
इधर है क्या आर वेक्टर ऐसे है? एरो पे ध्यान दिया करो। एरो का हेड कहाँ होता है? आर वेक्टर का हेड कहाँ होता है? जहां पे फोर्स लगाते हैं, जहां पे बात बात छोटी छोटी वरना डायरेक्शन उल्टी कर दोगे। अरे डायरेक्शन उल्टी नहीं कर देगी, डायरेक्शन उल्टी कर दोगे। आर वेक्टर का हेड उधर होता है जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो आर क्रॉस एफ क्या चीज? आर क्रॉस एफ किधर है? किधर है? इस पर्टिकुलर सवाल में टॉर्क आया अंदर, किधर आया? अंदर। अब अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना भाई साहब? आर का मैग्नीट्यूड इनटू एफ का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। फिर जो बोला चमका। टॉर्क को तीन तरीके से मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ एफ, साइन थीटा। बोल यस और नो। फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। और कैसे कैसे लिख सकते हैं पहले समझ लो अच्छे से। अगर आप बहुत ध्यान से देखो डायग्राम तो आपको कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी। इफ दिस इज थीटा, ध्यान से देखो, इफ दिस द मैग्नीट्यूड इज आर, इफ दिस मैग्नीट्यूड इज, अगर मैं ऐसा समझूं कि मॉड ऑफ आर वेक्टर को हम आर मान लेते हैं और मॉड ऑफ एफ वेक्टर को हम एफ मान लेते हैं, तो समझना ये आर है, ये थीटा है। क्या दिस इज आर cos थीटा एंड दिस इज तो समझना। क्या मैं इसको ऐसे लिख दिया मैंने आर एफ साइन थीटा, क्या मैं आर साइन थीटा ये चीज इसे बोल सकते हैं आर परपेंडिकुलर? आर के दो कंपोनेंट करो, द कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एफ, कंपोनेंट व्हिच इज पैरेलल टू एफ। अरे यार हाँ ना हो तो टॉर्क के फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखने की बजाय आर परपेंडिकुलर एफ। अरे यार ये छोटे छोटे से छोटा कर देते सवाल को, और कोई खास बात। कई सवालों में आर को रिजॉल्व करना आसान होगा, कई सवालों में एफ को रिजॉल्व करना आसान होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कोई रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो बेसिक तो अपने को आता है, उसमें कोई खास बात। बहुत बेसिक सी चर्चा है, अपने को आनी। तो अपन लिखा आर एफ साइन थीटा, इसे लिख सकते हैं आर साइन थीटा। आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर इज द कंपोनेंट ऑफ आर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एफ। मुझे लगा है तुम्हें आया। एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? सुन, एफ के दो कंपोनेंट का, इधर f cos थीटा और इधर क्या दिस इज f परपेंडिकुलर? f परपेंडिकुलर इज व्हाट? f sin। तो क्या f sin थीटा को f परपेंडिकुलर लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हो? r f परपेंडिकुलर, जो तुम्हें अच्छा लगे और जो तुम्हें आसान लगे। अरे यार r रिजॉल्व करना आसान लगे तो वैसे कर लो, f रिजॉल्व करना आसान लगे तो वैसे कर लो, कोई आसान ना लगे तो rf sin थीटा लिख लो। और डायरेक्शन आपको हाथ से निकालनी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? उतार बेसिक सी बात, फिर दो चार सवाल कराता हूं टाइम पास। आ जाओ। आऊं जी भाऊं जी दिल से दिल मिलाऊं जी, आ गया है। देखिए एक ही सवाल कराता हूं, सब लोग सही कर लेना, दूसरा कराने की ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं। आइए नाजी भाई, तुमसे मिलना, बातें करना, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम भी बड़ी चालाक हो। ऐसे मान लो किसी बॉडी पे तीन फोर्स लग रहे हैं, ऐसे मान लो किसी बॉडी पे तीन फोर्स लग रहे हैं इस सेंटर के अबाउट, यानी कि ओके अबाउट नेट टॉर्क बताओ। सिंपल सवाल है और ये तुम्हें आना चाहिए। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। देखो जरा इसका देखो पहले, क्या इसमें आर परपेंडिकुलर करना आसान लग रहा है? एफ परपेंडिकुलर। तो 10 का इधर कंपोनेंट कितना? 8, इधर कितना? 6। तो क्या 6 × 5 30, बाहर अंदर, आर क्रॉस एफ करो, बाहर अंदर। तो इसका टॉर्क आया भाई साहब 30, बाहर 30। इसमें देखो भाई साहब ये 10 इधर, ध्यान से देखो तो इस 10 का ये कंपोनेंट 8, क्या ये 8 ही आर परपेंडिकुलर है? बेकार रेस्पॉन्स। ये 8 ही, तो 10 × 8 80, बाहर अंदर, बाहर अंदर, तो ये भी बाहर।
बाहर, 80 और देख क्या ये 20√2 का परपेंडिकुलर फिर से ही है? ये 10 है, ये 10 है ना, तो परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना। ये किसी का भी लोगी वो लिया है तो गलत है, हालांकि आंसर सही आ जाएगा। ये 10 है तो ये कितना है? 10/√2। अरे कितना? 10/√2 into 20√2 is 200। 200 बाहर अंदर, बाहर, ये भी बाहर आ गया तो 200 बाहर, तो कितना हो गया? 310। कितना आया? 310। ये आना चाहिए नहीं जी, मैं पूछूंगा ना, मैं ऐसा करा लूंगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये ये बेसिक टॉर्क लिखने का तरीका, ये सवाल नहीं आएगा जी में। कैसा आ जाएगा भाई साहब बताओ, टॉर्क क्या है? पर ये सवाल आने